कोई बता दे मुझे, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं तो हाँ कह दें। अभी मुझे मैसेज दिखाई नहीं देगा मुझे। यस सर। ठीक, एक बार रिकॉर्डिंग को चेक कर लें। हो रहा है सर। ठीक, ओके। तो अब ध्यान से सुने, कहीं पर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो मुझे बीच में जरूर रोक सकते हैं, लेकिन मैसेज करके ना रोके। मैसेज मुझे दिखेगा नहीं, आप डायरेक्ट स्पीकर ऑन करें और जो बोलना है, जो पूछना है पूछें। ठीक, मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा CSIR UGC नेट के ऊपर। ठीक, ये CSIR UGC नेट होता क्या है? CSIR हमारी गवर्नमेंट की एक बॉडी है। एक बॉडी मतलब एक संस्था है। यूजीसी भी हमारी गवर्नमेंट की एक संस्था है। दो अलग अलग बॉडी है, दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों आपस में ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। देखो जुड़ गए ना, बीच में कंजंक्शन साइन लगाया गया है, जुड़ने वाला लाइन, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, CSIR UGC नेट। और नेट क्या है बोलने पर उस एग्जाम का नाम है। ठीक, तो CSIR UGC नेट मतलब क्या हो गया, दो संस्थाएं मिलकर के जिस एग्जाम को करवा रही हैं उस एग्जाम का नाम है नेट, CSIR UGC नेट। क्लियर हुआ इतना? अब यदि हम बात करें CSIR क्या है, हम तो शॉर्टकट में बोल देते हैं CSIR। सी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, ये CSIR का पूरा नाम नीचे लिख दिया हमें, देखो। ठीक है, कोई इसका हिंदी में नाम बता पाएंगे? हालांकि आपको हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लें, लेकिन हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है ना। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, बिल्कुल याद मत रखना, आप पूरा नाम ही याद रखें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक शब्द आ रहा है यहां पर, देखिए, एक तो आ रहा है यहां पर, देखिए, साइंटिफिक मतलब साइंस, मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो, और दूसरा रिसर्च। ठीक, तो वैज्ञानिक एंड औद्योगिक रिसर्च चलने वाला है यहां पर। ठीक है, अनुसंधान मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। यूजीसी क्या है बताइए? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम सुने हो कि नहीं? सुने सर। यस सर। बताइए, ये नाम कहां पे सुने हो आप? हिंदी में क्या बोलते होंगे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिंदी में ना, मैं लिख दूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हालांकि पुरानों का भी याद मत करना, हिंदी में ना। और इसका क्या बोला था मैं, बोलो एक बार, इसका भी लिख दो, वैज्ञानिक तथा बोलो औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक, ये हो गया पूरा नाम इसका। यूजीसी जो है ना, हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में, इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, यूनिवर्सिटी को चलाने वाली बॉडी है ये। अगर यूनिवर्सिटी को कहीं पर नया यूनिवर्सिटी ओपन करना है तो परमिशन कहां से लेना पड़ेगा? यूजीसी से। यूजीसी जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, यूनिवर्सिटी को सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, उसके नियम कानून का पालन करना होगा। ठीक, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को फॉलो करता है तो यूनिवर्सिटी यूजीसी को फॉलो करता है।
समझ में आया? तो दोनों मिल करके एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, नाम है नेट। और नेट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पात्रता, क्या बोलते हो टेस्ट को? बोलो जल्दी। परीक्षा, ठीक है ना? परीक्षा। ठीक। तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है ये। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर इसका सिंबल देखना चाहेंगे तो ऊपर में डाल दिया हूं। कहीं पर ऐसा सिंबल है CSIR का है, कहीं पर ऐसा सिंबल है UGC का है। दोनों मिला के नेट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब पहले तो ये खुद कराते थे, दोनों मिल करके एग्जाम को खुद करते थे, सब कुछ कंडक्ट खुद कराते थे। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से, जब से ये ऑनलाइन हो गया है, लगभग वही हमारे कोरोना के आसपास से, अब ये कंडक्ट खुद नहीं करते हैं, ये किसी को कंडक्ट कराने के लिए सौंप देते हैं। एक तरीके से बोले तो ठेका दे देते हैं कि भैया आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, बस हमको रिजल्ट बता दो आप क्या क्या आया। तो ये किसी और को देते हैं एग्जाम कराने के लिए, और वो कौन है? बोलो जल्दी। NTA। NTA नाम सुने हो? जी सर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये एग्जाम कंडक्ट कराए। क्या कराए? एग्जाम कंडक्ट कराए। एग्जाम करा करके सौंप दे किसको? CSIR और UGC को। भैया आप संभालो, मेरा काम था एग्जाम कराना। जिस प्रकार से आप घर में, आपके घर में फंक्शन हो रहा है, आप बोलते हो कि जितना भी खाना पीना व्यवस्था होगा किसी कैटरिंग वाले को दे देते हो। वो क्या करता है, पूरा अपना काम संपन्न करने के बाद बोलता है कि भैया मेरा काम हो गया, अब आप मुझे मेरा पेमेंट करिए और आपका ये सब सामान लेके जाइए। ये बोलते कैटरिंग वाले। सेम ऐसा है NTA। CSIR से जो भी प्रपोजल था वो लेता है, एग्जाम कराता है, जो देना था रिजल्ट इनको दे देता है, और वो वहां से फ्री हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। तो NTA केवल इसी एग्जाम को नहीं कराता, और भी ढेर सारे एग्जाम है जो कराता है। एग्जाम कराने की बॉडी है ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन, सिर्फ नाम के बारे में। अब थोड़ा सा और इसके गहराई में जाएंगे हम लोग। अब देखेंगे कि CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रेसिडेंट होता है, इसका एक मुखिया होता है। और वो मुखिया कौन होता है? उस वर्तमान समय का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अभी फिलहाल में ये फोटो इसलिए डाल दिया हूं क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनका फोटो डाला हूं। हो सकता है अगले कुछ सालों में ये बदल जाए, तो उस समय CSIR का जो प्रेसिडेंट होगा वो भी बदल जाएगा, और कौन हो जाएगा? जो उस समय का प्रधानमंत्री होगा वो उसका मुखिया होगा। मतलब इनकी देखरेख में सारा चीज चलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए। मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे CSIR में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन करते हैं? हमारे भारत के वर्तमान स्थिति में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही CSIR के मुखिया होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उसके लीडर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं जनरल इंफॉर्मेशन पे। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है चीजें आगे जाके बदल जाएं, लेकिन अब तक जो चल रही हैं उनको लेके बात कर रहा हूं मैं। भाई यही वीडियो आगे 5 साल, 5-6 साल काम आएगा बोलोगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले 2 साल में सिलेबस ही चेंज हो जाए। समझ रहे हो ना? इसीलिए ये जब तक ना बदले तब तक ये वीडियो रहेगा, जब बदल जाएगा आगे मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, तब तक देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, CSIR UGC नेट अब तक कितने सब्जेक्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराती है? ये
बताइए कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट करा रही है? 5। लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस। समझ में आया ना? कंडक्ट 5 एग्जाम, 5 प्रकार की एग्जाम कराती है और ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट में। क्लियर है? हमको बाकी किसी से मतलब है क्या? बाकी का सिलेबस जानना जरूरी है क्या हमारे लिए? हम सब कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? लाइफ साइंस के। फिर भी फिजिकल साइंस में कौन लोग देंगे? जो फिजिक्स में एमएससी करते हैं। केमिकल साइंस में कौन लोग देंगे? जो केमिस्ट्री में एमएससी करते हैं। मैथमेटिकल साइंस में कौन नेट पेपर दे पाएंगे? जो मैथ्स में एमएससी करते हैं। और अर्थ साइंस का इनका एक अलग ही अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ूं। हम बात किसकी करेंगे बताइए? लाइफ साइंस की। इसके बारे में जानना पड़ेगा। कौन व्यक्ति है जो लाइफ साइंस में अप्लाई कर सकता है? ठीक, क्योंकि कहीं पर जूलॉजी में नेट नहीं होता है, कहीं पर बॉटनी में नेट नहीं होता है, कहीं पर माइक्रोबायोलॉजी में नेट अपने किसी एक पर्टिकुलर एमएससी में किए हुए सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है। हमारा एक साथ होलिस्टिक मैनर में नेट होता है और उसका नाम है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को क्या बोलते हैं जी हम हिंदी में? हिंदी में क्या बोलूंगा, कोई बता पाएंगे क्या मुझे? जीव विज्ञान। और बोलो कोई। जीवन विज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव विज्ञान नहीं बोलेंगे, है ना? अभी कोई किसने बोला था? जीव विज्ञान बोलेंगे। अगर इसको जीव विज्ञान बोलेंगे हम, तो फिर बायोलॉजी को क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर मैं इसको जीव विज्ञान बोलता हूं तो फिर बायोलॉजी क्या है? लाइफ मतलब जीवन होता है ना। जीवन विज्ञान और जीव विज्ञान अंतर है दोनों में, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? जीवन विज्ञान। क्लियर है? तो आगे देखिए कौन कौन है जो लाइफ साइंस में अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, नेट का पेपर दे सकते हैं। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट क्या क्या है? ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। देखो, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री। एमएससी होना चाहिए, और एमएससी किसमें होना चाहिए? हमको जहां तक पता है मैं वो लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक, आगे और भी हो सकते हैं कि दुनिया में नए नए प्रकार के पेपर निकल रहे हैं, नए नए प्रकार से सब्जेक्ट कोर्सेस खुल रहे हैं, हम बता नहीं पाएंगे कब क्या सब्जेक्ट खुल जाए। तो देख लीजिए, एमएससी इन किसमें किसमें एमएससी होगा तो दे पाएंगे? बताएं, आप बताएं। जूलॉजी दे पाएंगे ना? बोलो। बॉटनी बॉटनी, बोलो। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, और बोलो, जल्दी बोलो। बायोटेक्नोलॉजी। सब जान रहे हो, देखो। और बोलो, बायो साइंस नाम सुने हो? सुने हो बायो साइंस? और बोलो। सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? इकोलॉजी, इवोल्यूशन। यस सर सुन रहे हैं। ठीक है, और किसी के यहाँ कोई है सब्जेक्ट? और किसी के? और भी ढेर सारे प्रकार के हैं ना, तो आपके यहाँ क्या क्या चलता है? इसलिए लिख दिया एक साथ, एमएससी या उसका इक्विवेलेंट डिग्री, उसी की जैसा कोई दूसरा डिग्री। समझ गए? जितना भी एमएससी जान रहे हो आप, आपके आसपास जो भी होता है सब एमएससी उसी में। ठीक है, तो आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, अगला स्पेसिफिक भी होता है भाई। जो एमएससी होता है ना, वो स्पेसिफिक भी होता है। जैसे टसर में होता है, सेरिकल्चर में, पिसिकल्चर में, जूलॉजी में फिर अलग अलग हो जाते हैं ना। ऑनर्स होता है, जान रहे हो कि नहीं? उसमें स्पेशल सब्जेक्ट लेके फिर पढ़ते हैं आगे। अगला क्या बोला है? इंटीग्रेटेड बीएसएमएस। बीएसएमएस मतलब क्या है भाई, कोई बता पाएंगे?
बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस एक साथ होता है, दोनों एक साथ हो जाता है, ये एक साथ पढ़ते हैं। या बैचलर ऑफ साइंस 4 साल का जो होता है, बीएससी जो 3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, बीएससी जो 4 साल होता है, वो लोग भी नेट दे पाते हैं लाइफ साइंस में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये। अगला बी फार्मा, ये फार्मेसी से रिलेटेड है, मेडिकल वाला आ गया, या फिर एमबीबीएस। ऐसा करके यदि सब्जेक्ट गिनो, लगभग 22-23 सब्जेक्ट आते हैं। मैं अभी सबको नहीं गिना रहा हूं, जो आपको जानना चाहिए वो सब तो आ गए ना। ये सब लोग अपियर हो सकते हैं किसमें, लाइफ साइंस में। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ठीक है, हमने एमएससी या एमबीबीएस जो भी करना था कर लिया, और हम देना चाहते हैं नेट का पेपर लाइफ साइंस का। तो उसके लिए एमएससी में हमारी डिग्री कितना परसेंट आया था, उस डिग्री में जो अपने डिग्री अभी किया एमएससी का, उसमें कितना परसेंट आया। परसेंट बहुत जरूरी है, केवल एमएससी कर लेना जरूरी नहीं है, एमएससी में परसेंटेज भी जरूरी है। एक लिमिट रखा गया है उसका, तो कितना लिमिट रखा गया देखो, एलिजिबल परसेंटेज ऑन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, कितना कितना, कम से कम 55% होना चाहिए आपका। किसके लिए, जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए। तो कोई है इसमें जो जनरल और ओबीसी हैं? यस सर। बोलो कौन कौन हो। इशिता। इशिता, हाँ चलिए, और कोई है? और कोई है जो जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं? लिखे हैं अपने यहाँ, मैसेज करके लिखे हैं तो देखता हूं मैं कितने लोग आते हैं। ओबीसी को ओबीसी कर दो, जनरल को जीएन कर दो, समझ जाऊंगा मैं। चलिए, सपना गुप्ता ओबीसी, जयंती ओबीसी। देखो ये सब ओबीसी वाले, सबको कम से कम कितना परसेंट चाहिए? तपस्विनी ओबीसी, ये सबको ओबीसी हो या जनरल हो, कम से कम कितना परसेंट चाहिए एमएससी में? 55%। 55 से कम हुआ तो फिर आप नेट में अपियर नहीं हो सकते। ठीक। एसटी एससी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब समझते हो कि वह व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप है, एक उसका परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट हैंडीकैप होना चाहिए। जैसे किसी का आंख नहीं दिख रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, कोई बहरा टाइप का है, तो इस प्रकार का जो डिसेबिलिटी आती है उन प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, लिख दूं? पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इन लोगों के लिए कम से कम कितना परसेंट चाहिए? 50% तो चाहिए। कहां पे? उस क्वालिफाइंग डिग्री में। ठीक। परसेंट का मामला समझ में आया? यस सर। अब मुझे क्या बोलते हैं, बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर अभी हम एमएससी में भर्ती हुए हैं, अभी अभी बीएससी मेरा कंप्लीट हुआ है, अभी हमने एमएससी में एडमिशन लिया है, क्या हम नेट का पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो नेट का पेपर। यदि आपका बीएससी मतलब यूजी हो गया कंप्लीट ना, आपका रिजल्ट आ गया, तो बिल्कुल आप लाइफ साइंस में अपियर हो सकते हो। आप चाहे एमएससी में एडमिशन लिया हो कि ना लिया हो, मैं क्या बोला, आपका यदि यूजी पूरा हो गया, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, बीएससी पूरा हो गया, तो आप लाइफ साइंस के लायक हो गए। हाँ, मैं बोला आप एग्जाम दे सकते हो, बोला ना आपने, मैं बोला कि आपने बीएससी पूरा कर लिया, आपने एग्जाम दिया। देखिए इधर बीएससी क्या हो गया आपका, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। आपने क्या दिया एग्जाम? लाइफ साइंस दिया ना, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मान लीजिए कि आप बहुत ब्रिलियंट माइंड के थे, आप बहुत होशियार थे, आपने बहुत मेहनत किया, पढ़ लिया, पास हो गए, तो आप क्या हो गए यहां पर? पास। क्लियर है?
मेरी बात समझे मैं जो बोल रहा हूं? मैं क्या बोला, बीएससी पढ़ रहे थे आप, कंप्लीट हो गया बीएससी, कंप्लीट होने के बाद आपने लाइफ साइंस में एग्जाम दिया नेट में और पास भी हो गए। अब क्या करना होगा आगे? अब आगे क्या होगा बताएं, कोई बता पाएंगे? आपको जब मार्कशीट मिलेगी ना, वो मार्कशीट अभी काम नहीं आएगी आपकी, क्योंकि वास्तव में नेट बनाया किसके लिए गया है? जो पीजी होगा उन लोगों के लिए जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका होगा। अभी आपका पीजी कंप्लीट हुआ है क्या? एमएससी पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। अभी बीएससी पूरा होने के बाद आपने नेट निकाल लिया, लेकिन जो मार्कशीट मिला वो तो एमएससी या पीजी के बाद ही काम आएगा। इसीलिए ये गवर्नमेंट या ये बोलो ये संस्था सीएसआई यूजीसी जो संस्था है वो आपको समय देता है कि बेटा आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपने तो अपनी काबिलियत दिखा दी, आपने तो नेट पास कर लिया, ठीक है हम मानते हैं आपने पास कर लिया, हम आपको मार्कशीट देते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बेटा हम इस मार्कशीट को आपको उपयोग करने अभी नहीं देंगे, क्योंकि इसको उपयोग करने के लिए अभी आपका उम्र नहीं हुआ है, आपका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए इसका उपयोग आप तभी कर पाओगे जब आप पीजी पूरा कर लोगे, और हम आपको केवल 2 साल का समय देते हैं, आप अपना पीजी पूरा कर लो। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। मतलब बीएससी के बाद यदि नेट आप पास हो गए तो मार्कशीट तो मिल जाएगा, लेकिन यूज नहीं हो पाएगा वो। तो यूज कब होगा? एमएससी होने के बाद। आपको दो साल का समय दिया, तो तुरंत कहीं पर आपको एनरोल्ड हो जाना है, एमएससी में एडमिशन ले लेना है, कैसे भी करके एमएससी को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। और वो भी कितना % के साथ? जनरल ओबीसी के लिए 55% और एसटी एससी एपीडब्ल्यूडी के लिए 50% कम से कम के साथ पूरा कर लेना है एमएससी। उसके बाद आपका ये मार्कशीट पुनः काम आएगा फिर। समझ में आया? यस सर। वही चीज। हाँ जी बोलो। हाँ, एक से ज्यादा सब्जेक्ट जैसे बॉटनी में मेरा है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी है मेरा, है क्या ना? चीज? तो ये मैं मतलब एमएससी कर चुकी हूँ केमिस्ट्री में, बॉटनी में। अच्छा, अभी कौन इंग्लिश बोल में रहे? मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। कौन बोल रहे, कोई बता पाएंगे नाम हम? सरस्वती बोल रही हूँ सर, नमस्ते। अच्छा सरस्वती, अच्छा तो बोलो। जी, तो क्या मतलब दोनों सब्जेक्ट के लिए डाल सकते हैं? जैसे अभी बिल्कुल, फाइनल ईयर मेरा आपके पास इंग्लिश का एमएससी है। का दोनों का मार्कशीट है? जी जी, दोनों एमएससी का का है, दोनों और का इंग्लिश का मार्कशीट है आपके फाइनल पास? ईयर है, फर्स्ट ईयर हो गया। हाँ, तो आप इंग्लिश में भी दे सकते, तीनों में दे सकते हैं। अच्छा तीनों में दे सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल तीनों में दे मैं सकते बहुत सारे जन से पूछी सर, तो बोले कि नहीं डाल पाएंगे ऐसे करके। हैं। डेट तो एक इंग्लिश थोड़ी तो होगा, मतलब एक ही डेट में। सुनो मेरी बात, इंग्लिश तो अलग है, हाँ, वो यूजीसी नेट सीएसआईआर से इंग्लिश कोई अलग है, लेना देना लेकिन नहीं है। केमिस्ट्री और बॉटनी। हाँ हाँ, बिल्कुल दे केमिस्ट्री सकते और हैं, क्योंकि बॉटनी दोनों का दोनों बोल एग्जाम रही भी थी सर। अलग अलग है, दोनों का एग्जाम भी अलग अलग दिन जी होता जी, है, अलग अलग समय पे होता है। हाँ हाँ तो बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं जी। दोगे? और ठीक सेट है। में भी डाल सकते हैं क्या सर? सेट क्या एग्जाम के? चीज सेट में? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन अलग अलग एग्जाम होगा अच्छा तब ना। वो, वो तो एक दिन होगा, एक ही में बैठ पाओगे आप, अच्छा अच्छा, यही डाउट था सर। है ना। भाई अंग्रेजी के लिए अलग दिन सेट जी, थोड़ी होगा, केमिस्ट्री के लिए अलग दिन सेट थोड़ी होगा, हम्म, सेट तो एक ही साथ होगा, जी और जी सबको एक जी। ही बार में देना है। नेट का तो मैं इसीलिए तीनों में डाल सकती हूँ मतलब? हाँ नेट का डाल सकते हो, जहां जहां एग्जाम मतलब अलग दोनों अलग का, डेट हाँ होता है ना, ठीक। आप सब डाल सकते हो, आप एलिजिबल जी हो। सर, ठीक है सर। ओके ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके ठीक, आगे देखते हैं। अब नोट में वही लिखा है जो मैं भी आपको समझाया हूँ। लिखा है, क्या लिखा है देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर भी। दोज मतलब वे लोग बोल रहे हैं करेंटली एनरोल्ड इन एन एमएससी, वे बच्चे जो अभी अभी एमएससी में एनरोल हुए हैं, एडमिशन लिए हैं एमएससी कोर्सेज, और अथवा बोल रहे हैं हैविंग कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, या जिन्होंने अपना बीएससी अभी भी पूरा किया है, आर आल्सो एलिजिबल अंडर द रिजल्ट अवेटेड। हाँ इस चीज को याद रखें, जब आप फॉर्म भरते हो ना, वहां पर एक क्वेश्चन करता है आपको, क्या आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, हाँ या ना, ऐसे आता है। तो हाँ करते हो तो फिर एमएससी का रोल नंबर मांगता है, एमएससी का पर्सन मांगता है, कहाँ एमएससी क्या है, कॉलेज का नाम मांगता है, यूनिवर्सिटी का नाम मांगता है, उसका आईडी मांगता है, उसका पिन कोड मांगता है, समझ रहे हो ना। और यदि बोला कि मेरा एमएससी अभी नहीं हुआ है तो ना करोगे, ना में फिर आएगा रिजल्ट अवेटेड, एक ऑप्शन आता है,
तो उस रिजल्ट अवेटेड को ओके करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, हो सकता है उसको आने में 2 साल लग जाए, क्योंकि अभी तो आपने एमएससी में एडमिशन लिया है, अभी तो पहला सेमेस्टर चल रहा है, तो रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट का मतलब फाइनल रिजल्ट, चारों सेमेस्टर का जो एग्रीगेट रिजल्ट होता है वही रिजल्ट, ठीक है ना। तो वैसे वाले बच्चे किसमें फॉर्म भरेंगे, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में। जब फॉर्म भरते रहोगे ना, ये आता है ऑप्शन में, इसलिए देखना। तो जो बच्चे एमएससी कर रहे होते हैं और थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भरते हैं ना, वहां रिजल्ट अवेटेड वाला आता है। तो रिजल्ट अवेटेड इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी एमएससी रनिंग में हो, तो वहां पर एक फॉर्म निकलता है। यदि आप एमएससी रनिंग में हो तो बेटा इस फॉर्म को भरो और आपके एचओडी से परमिशन लेके आओ। फिर एचओडी बोलते हैं, एचओडी लिखते हैं कि ये जो बच्चा पढ़ रहा है ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरे ही अंडर में है, मेरे सब्जेक्ट में है, और ये मैं इसको साबित करता हूं, प्रूफ करता हूं बोल के एक साइन कर देता है, सील थप्पा मार के उसको अटेस्टेड कर देता है। इसी को लेकर के आप अपलोड करते हो। फिर क्लियर है? हाँ या Yes, ना? sir. फिर प्रोवाइडेड Yes, sir. दे अचीव द रिक्वायर्ड स्कोर विद इन टू। अब ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोला कि ऐसे बच्चे नेट में भाग तो ले सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, हाँ लेकिन इनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, दे अचीव द रिक्वायर्ड स्कोर विद इन 2 ईयर। वो जो पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनको 2 साल में एमएससी प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि नेट आपको 2 साल तक ही देता है समय। ठीक है, आगे बढ़ू? Yes, sir. ठीक। अब आते हैं CSIR नेट एलिजिबिलिटी 2024 ओवरव्यू। अभी जो होने वाला है उसका है, लेकिन आप ये मान के चलें, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये 2024 को काट दे रहा हूं। ये तब तक चलेगा जब तक कोई नया चेंजेस ना आए। क्लियर है? जब आएगा नया चेंजेस तो नया वाला वीडियो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां बहुत शॉर्टकट में बहुत चीजों को बहुत क्लियर कर दिया। देखिए, बताइए, नेट वास्तव में एग्जाम कौन कराता है? नेट का एग्जाम कौन करता है, कौन लेता है एग्जाम, परीक्षा वरीक्षा सब कौन कराता है? रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करना, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कौन करता है? ये सब किसने ठेका लिया था? एनटीए, NT. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो कंडक्टिंग बॉडी है ये वास्तव में यही कंडक्ट करता है। इसलिए जब भी रिजल्ट आता है ना, आप एनटीए सर्च करते हो, उसके अंदर रिजल्ट आता है। एग्जाम का नेम क्या है? CSIR नेट बोलते हैं। जहां पर CSIR नेट बोल रहे हैं, समझ लेना उसके बगल में यूजीसी भी छुपा हुआ है। CSIR यूजीसी बोलते हैं उसको एक साथ। ठीक, अब बताइए, जब एग्जाम देते हो आप तो पोस्ट कैटेगरी क्या है भाई? पोस्ट कैटेगरी CSIR नेट एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, पात्रता परीक्षा है। इससे कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, ये पात्रता परीक्षा है। यहाँ पर 2 प्रकार की पात्रताएं होती हैं, 2 प्रकार से आप सक्षम होते हैं। पहला, या तो कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, या दूसरा आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके एक रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी को दर्शाता है। कोई डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं है कि सीधा पेमेंट मिलेगा आपको, है ना। ये बस एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एग्जाम का लेवल क्या है? नेशनल। ये एग्जाम कहां पे होती है? सिर्फ हमारे इंडिया में। ठीक। एग्जाम फ्रीक्वेंसीज, भाई एग्जाम कितने बार होती है साल में? साल में 2 बार होती है, ट्वाइस अ ईयर, 2 बार एक साल में। कब कब? जनरली जो उनका शेड्यूल रहता है, एक बार जून में एग्जाम कराने का, एक बार दिसंबर में। लेकिन थोड़ा सा अभी समय बिगड़ गया था जब से कोरोना आया था। कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी दुनिया की जो टाइम टेबल था उसको बदल दिया था। तो इसी बीच हमारा CSIR नेट का भी टाइम टेबल बिगड़ गया था। नहीं तो जनरली जून और दिसंबर में ही होता है, लेकिन उसी आसपास थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। आया समझ में? मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम कैसे होता है? कोरोना के पहले तो हम ऑफलाइन जाके बैठते थे और हमको पेपर मिलता था, क्वेश्चन पेपर। उस पेपर में हम क्वेश्चन को पढ़ के पेपर में ही गोल एक आंसर शीट मिलता था, OMR शीट, उसी में हम गोल घेरते थे। लेकिन अब कोरोना के बाद क्या हो गया, सब ऑनलाइन मोड पे आ गया है, और इस ऑनलाइन मोड में सब हो गया CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
कंप्यूटर पे आप जाके देना होता है। इसीलिए उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं जो पहली बार नेट के एग्जाम में बैठेंगे वो कम से कम माउस चलाना सीख लें। माउस चलाना मतलब कि आपका जो कर्सर जा रहा है, देखो तो आपको दिख पा रहा है क्या? ये एक मिनट रुके ना, ये दिख रहा है, देखो तो आपको दिख रहा है, ये मैं ले रहा हूं ऐसे, Yes, sir. ये ऐसे, इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर चलाना सीख लें कि आपको यहाँ पर नो में लगना है तो नो में रखें, क्लिक करें, एज में रखना है तो एज में रख के क्लिक करें। तो ऐसे 1 2 3 4 4 ऑप्शन होगा, कौन से ऑप्शन में लेके आप आंसर को टिक करना चाहते हैं वहां पर लेके क्लिक करना होता है। ठीक, तो ये कम से कम सीख ले। आगे बढ़ते हैं। नेशनैलिटी, भाई ये जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं? जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप की कोई सर्टिफिकेट होगी। इंडियन सिटीजनशिप मतलब जो भारतीय नागरिक है, और भारतीय नागरिक होने के लिए भारतीय पहचान पत्र का होना जरूरी है। आजकल तो क्या हो गया, भारतीय पहचान पत्र के रूप में सबसे ज्यादा क्या चलता है? आधार कार्ड। समझ में आया ना? उसके अलावा और भी ढेर सारे हैं, आपका राशन कार्ड भी है, ड्राइवरी लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है, ठीक है ना? तो ढेर सारी चीजें हैं जो आपके क्या किसको साबित करती हैं कि आप भारतीय हैं। समझ में आया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. एमएससी जो कर रहे होते बच्चे, उनको सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो होती है, यहां पे देखो, एज लिमिट में कि सर उम्र कितना कितना होता है ये सब एग्जाम देने का। तो भाई आप ये समझ लीजिए, आप कम से कम जो एज लिमिट होता है वो 28 साल होता है। कम से कम क्यों बोला इसको, अधिक से अधिक क्यों नहीं बोला मैं? कम से कम इसलिए है क्योंकि किसी भी कैटेगरी का बंदा क्यों ना हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, पीडब्ल्यूडी या कोई भी कैटेगरी का फीमेल, वो 28 साल तक तो जीआरएफ करने के लिए सब लायक है। कितने साल तक? 28 साल तक। तो कम से कम 28 साल है सबके लिए। एक को छोड़ के, जनरल में लड़कों को छोड़ के, बात समझें, किसमें? जनरल में लड़कों को छोड़ के। जनरल में लड़के का मैक्सिमम 28 साल है। क्लियर है? मतलब कोई लड़का कोई है क्या यहां पर जो जनरल में आता हो? लाइन में है कोई? कोई नहीं है? कोई बात नहीं। अब मान लीजिए मैं ही मान लेता हूं कि मैं जनरल का एक लड़का हूं, तो बताइए मैं जेआरएफ करने के लिए कब तक एलिजिबल हूं? 28 साल. 28 साल तक। अगर मुझे 28 साल एक दिन भी हो गया ना, अब मैं जेआरएफ का जो एग्जाम देने का मेरा जो मौका था, चांस था, मैं खो दिया। तो मैक्सिमम 28 साल है जनरल वाले लड़कों के लिए। ठीक, आगे बात करेंगे इसका। इसका मतलब बाकी लोगों के लिए और भी है। तो फिर क्या दिया गया? एज रिलैक्सेशन इज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए अब थोड़ा सा उम्र में थोड़ा ढीलापन दे दिया गया। ढीलापन का मतलब यह है थोड़ा उम्र को उनको बढ़ा दिया गया कि बेटा आप और 3 साल या और 5 साल तक आप जीआरएफ के काबिल हो सकते हो, ये बोला गया। ठीक, ये तो हो गया जीआरएफ के लिए। किसके लिए? जीआरएफ के लिए। देखिए जीआरएफ क्या होता है बताऊंगा आगे ना, ये जीआरएफ के लिए था। एक होता है लेक्चररशिप, एलएस बोलते हैं इसको हम। लेक्चररशिप के लिए कोई उम्र नहीं है। आप मरते दम तक, बूढ़े होते तक, आंख दिखते तक, पेन चलते तक, हाथ चलते तक आप लेक्चररशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? एलएस के लिए तो नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर लेक्चरशिप एप्लीकेंट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक, अगला बात करेंगे लैंग्वेज और मीडियम, इंग्लिश या हिंदी।
लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूं जो हमारे लाइफ साइंस के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश से बेटर कोई नहीं है, इसलिए आप अंग्रेजी को ही आपका अपना माध्यम चुनना। क्यों ये भी बता रहा हूं। देखिए जितनी भी चीजें आप क्वेश्चन में पढ़ते हो ना वो इंग्लिश शब्द ही रहता है, भले हिंदी में लिखा होता है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता है, लेकिन अगर आप हिंदी चुन लिए गलती से तो वहां पर जो क्वेश्चन में है ना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखाएगा, सूत्र कणिकाएं लिखाएगा, तब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अगर आप पढ़े हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसको आप पढ़े हो ऐसा पढ़े हो, देखो इधर देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हो और आप ऐसे आएगा सोचोगे गलत हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक ऐसे ऐसे नहीं आएगा। अगर हिंदी चुने आप ना तो वहां पर आएगा अंतः प्रद्रव्य जालिका, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। चीजें सब जान रहे हो लेकिन क्वेश्चन आ गया शुद्ध साहित्यिक हिंदी, तो वहां पर आपको बहुत दिक्कत आएगा। इसलिए क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, लैंग्वेज क्या चुनेंगे, इंग्लिश। ठीक, जो मीडियम चुनते हो आप वो सबसे पहले उसी का क्वेश्चन दिखता है, बाद में बदलते भी बनता है। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी बदल सकते हो, आजकल तो ये भी सुविधा दे दिया है। लेकिन अंग्रेजी चुनेंगे तो क्या तुरंत तुरंत समझ में आएगा सब। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे, ये है, अगर गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपको सीधा CSIR नेट का वेबसाइट खुल जाएगा। आगे बढ़ूं, मैं एज लिमिट के बारे में और बात करूंगा अभी, बिल्कुल चिंता ना करें, एज लिमिट को इतना बता के छोड़ दिए, मैं पूरा बताता हूं, अभी आगे तो आओ। ये देखो CSIR नेट एज लिमिट 2024, अभी 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं इसको अभी काट दे रहा हूं, जब तक आगे कुछ ना हो तब तक ये आगे चलता रहेगा, है ना, क्योंकि अब तक यही चल रहा है। तो ये 2024 को मैं अभी मिटा दे रहा हूं, ये आगे काम आएगा ना 2025 में भी 26, जब तक नया चेंज ना हो ना यही चलता रहेगा। तो इसमें मैं ईयर को काट दिया। अब देखो मैं बोला था असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब LS निकालने के लिए, यदि नेट में आपने LS निकाला ना, लेक्चरशिप निकाला, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक बन गए। आप इस मार्कशीट का यूज करके आप APPSC का एग्जाम दे सकते हो, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। और उसके लिए उस LS को निकालने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, वो अलग बात है। AP के लिए एज लिमिट है कि इतने उम्र के बाद आप और AP का पेपर नहीं दे सकते। समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं, पहला हो गया ये। दूसरा एलिजिबिलिटी फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलो JRF, ये इसके लिए एज लिमिट है। द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट इज 28 ईयर। हम सभी के लिए जो बच्चे MSc करते हैं वो लगभग लगभग कितने साल के होते हैं भाई, 12वीं पढ़ते तक 17 साल के होते हैं, 12 साल ये हो गया 12वीं पढ़ते तक, पहली से 12वीं तक 12 साल, और 5 साल में भर्ती हुए मान लीजिए 12 5 17 साल, BSc 3 साल, MSc 2 साल, 5 साल इधर हो गया, 17 5 22 साल। तो 22-23 साल का बच्चा नेट में बैठना शुरू कर देता है। जब MSc हो जाता है ना तो उसकी उम्र होती है लगभग लगभग 22 ईयर, 1-2 साल आगे पीछे कर दो, अब ये नेट के लायक हो गया है। मतलब अब 23 साल से लेकर लगभग लगभग आ रहा है 28 ईयर तक, इतना सबके लिए है। ये सब इतने में JRF निकाल सकते हैं, JRF दे सकते हैं, JRF के लिए पेपर 28 साल तक। कुछ लोगों के लिए ये क्या है, एकदम लास्ट वाला एज है, और कुछ लोगों के लिए एज बढ़ सकता है। क्लियर है। किसके लिए मैक्सिमम 28 साल है, उसके बाद नहीं दे सकता। और बोलो जल्दी। जनरल के बॉयज जो होते हैं ना, बॉयज होते हैं, वो मैक्सिमम 28 साल तक ही JRF के लायक है। 28 साल एक दिन भी हो गया ना वो गए, फिर अब केवल LS के लायक हैं वो।
ठीक, तो जनरल बॉयज के लिए कितना हो गया, अपर एज, मैक्सिमम एज कितना हो गया, 28 साल। ठीक, लेकिन बाकी लोगों के लिए 28 साल है क्या लिमिट, नहीं है ना, बाकी को रिलैक्सेशन दिया गया तो उनके लिए अपर एज बढ़ जाएगा ना। अब तो देख लो कैसे कैसे बढ़ेगा, देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं एक एक करके। देखो ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए 3 साल बढ़ा दो, 3 साल बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 28 में 3 जोड़ दो, 31 साल। 31 साल। तो ओबीसी के लिए कितना हो गया भाई, बताइए जल्दी, 31 साल हुआ कि नहीं। और ओबीसी भी बॉयज के लिए, क्लियर है, ओबीसी बॉयज के लिए। आगे फिर बढ़ते हैं, एसटी एससी के लिए कितना, 5 साल बढ़ा दो, 28 से 5 ना, हमारा बेसिक जो लिमिटेशन कितना था 28 साल था ना, इससे 5 साल बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 33। 33, बिल्कुल 33 ईयर हो जाएगा। अगर 33 ईयर हो गया तो किसके लिए था ये, यहाँ SC कर दे रहा ST। हूं, एसटी एससी के लिए। और किसके लिए, देखो 5 साल बढ़ाया ना आपने, ये अगला किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के लिए, इसके लिए भी हो गया। और बताइए किसके लिए, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए ना, अभी बोला हूं फीमेल के लिए। और फीमेल किसके किसके, फीमेल सभी के, फीमेल जनरल के, ओबीसी के, एसटी के, एससी के, सभी के फीमेल के लिए। तो फीमेल को थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट है, बेनिफिट है, थोड़ा चांस है उनके पास, ठीक है ना। 33 साल उनको मिलता है। लेकिन क्या आप 33 साल का इंतजार करोगे, 33 साल में यदि आप नेट करते हो, एपी करोगे 2-3 साल लग जाएगा, फिर शादी कैसे करोगे। इसलिए जितना हो सके जल्दी निपटा दो सब, समझ में आया ना, समझे कि नहीं। एमएससी होने के 2-3 साल के अंदर ही कर लेना है हमको सब कुछ, इस लास्ट एज के आखिरी लिमिट पॉइंट को वेट नहीं करना है हमको। ठीक, तो फीमेल को भी कितना साल मिला, 5 साल। और थर्ड जेंडर को, ये विशेष है, यहां पर देखिए दिख रहा है ना आपको, थर्ड जेंडर को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये थर्ड जेंडर, इतना क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब देखो लिखा है रिलैक्सेशन फॉर थर्ड जेंडर कैटेगरी, क्या बोला है, सिमिलर रिलैक्सेशन इन फीस में भी और एज में भी, मतलब उम्र में और जो फीस लगता है उसमें, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब वो परसेंटेज में कितना परसेंट है भाई, जैसे एसटी एससी का कितना परसेंट चाहिए कम से कम हमको, कितना परसेंट चाहिए एसटी एससी में, एमएससी में कितना परसेंट चाहिए ताकि नेट में बैठ पाए, 50% बोला हूं ना, 50%। 50% देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये, तो ये 50% थर्ड जेंडर के लिए भी है। किसके लिए है ये, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, आल्सो थर्ड जेंडर के लिए, ठीक, सब में। ठीक, तो किसमें हो गया, फीस में, फीस जितना एसटीएससी का होगा उतना थर्ड जेंडर का होगा, पीडब्ल्यूडी का होगा। एज में 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 33 साल तक मिलेगा। एलिजिबिलिटी में 50% चाहिए, क्राइटेरिया फॉर नेट, जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ना, जो जो लागू होता है किसमें, एसटीएससी में, मैं एसटीएससी बोल रहा हूँ, ओबीसी में लागू होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एसटीएससी में जो जो लागू होता है सेम टू सेम थर्ड जेंडर को भी इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। क्लियर है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो तो सीएसआईआर नेट सिलेबस 2023 ओवरव्यू, 2023 में जो अभी हुआ था उसके हिसाब से ये बताया गया, हो सकता है कि आगे ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अभी जो हुआ था ना आप लोगों का एग्जाम वही था, आने वाले एग्जाम 2024 में भी जो आएगा एग्जाम हो सकता है कि वो बदल जाए, लेकिन मैं
जहां तक बोलता हूँ कि नहीं बदलता है वही रहता है लगभग लगभग, इसलिए मैं इसको 2023 को काट रहा हूँ। ये सर सर हाँ जी बोलो। ये एपी का एज एपी का लिमिटेशन भी कितना है? एग्जाम में हाँ बैठने के एक लिए बोलो एज कोई एक लिमिटेशन हाँ बोलो कोई एक बोलो। सेम क्वेश्चन है सर। एपी एग्जाम में बैठने के लिए एज लिमिटेशन बताइए। अच्छा अब ध्यान दो इधर सभी बच्चे, एपी एग्जाम में बैठने के लिए जो एज रिलैक्सेशन है उसके नियम कानून अलग है। कैसे बता रहा हूं देखिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए अलग अलग हो गया, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट पोस्ट में है उसके लिए अलग हो जाता है। फिर तो वो जब एक नया उनका वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा ना, उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पिछले के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, पिछला वाला चीजें आगे बदल जाती हैं। समझ रहे हो? जब एपी का नोटिफिकेशन आएगा ना, फिर मैं एपी का भी क्लास लूंगा, ऐसे आज जैसे नेट का ले रहा हूं। जब लेक्चरर का नोटिफिकेशन आएगा ना, सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, एलिजिबिलिटी का पूरा नियम कानून शर्तें लिखा होगा, उसका मैं फिर क्लास लूंगा आपके साथ। समझे? तो वो कोई एक फिक्स चीज नहीं है ना, जैसे ऊपर वाले जो पद पे बैठे हुए हैं वो जैसे गठन करते हैं चीजों का, उस प्रकार से नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उस प्रकार से उस साल में होने वाली होती है चीजें। तो ये हर साल बदल जाती है भाई, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। समझे? सर पिछले इसलिए मैं ईयर जो हुआ था उसको, अब जैसे देखो मैं बोला ना, पिछले ईयर जो हाँ पिछले का भूल जाओ, वो क्या हुआ था कैसे हुआ था छोड़ो, बहुत कुछ हुआ है उसमें, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, है ना। जब एपी के बात करेंगे ना मैं पूरा बताऊंगा डिटेल से, बहुत कुछ हुआ था पिछला वाला एपी, इतनी घटना घटी थी, अब मैं क्या बोलूं आपको। ठीक है, जब एपी का हम क्लास लेंगे ना, बिल्कुल सब बातों को मैं दोहराऊंगा जो पिछले बार हुआ था। अभी किसकी बात चल रही है? नेट की। तो नेट के बारे में बात करें तो हमारा वीडियो ठीक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। इसमें से कुछ चीजें अभी हमने तुरंत देखा। एग्जाम का नाम क्या है? CSIR नेट। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? NTA, अभी बोला हूं। एग्जाम में लेवल क्या होता है? नेशनल लेवल में होता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी साल में 2 बार, कब कब? जून और दिसंबर में। एग्जाम का पर्पस क्या है? एग्जाम का पर्पस ये है कि क्यों, लक्ष्य क्या इसका, ये एग्जाम कराने का लक्ष्य केवल एकमात्र है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भरा जाए, जल्दी जल्दी प्रोफेसर की वैकेंसी भरी जाए, और दूसरा हमारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर जो साइंटिस्ट हैं उनके पोस्ट को भरा जाए। रिसर्च में, रिसर्च के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जो वैकेंसीज है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, ये इनका लक्ष्य होता है। क्लियर है भैया? आप JRF निकाल के पीएचडी करोगे, पीएचडी करके साइंटिस्ट बनोगे, साइंटिस्ट करोगे तो रिसर्च सेंटर में जाओगे, रिसर्च करना शुरू करोगे। LS निकाले तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के किसी कॉलेज में अपनी अपनी सेवा दे सकते हो। ठीक, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बात करेंगे उसको। मोड ऑफ एग्जाम बताया था मैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन, अब थोड़ा सा यहां पर देखें, एग्जाम का ड्यूरेशन कितने मिनट का है? 180 मिनट का। अगर मैं आवर्स में बात करूं तो कितना आवर्स हो गए? 3 आवर्स। 3 घंटे की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, 3 घंटे में एग्जाम होता है, इस चीज को याद रखना। एग्जाम फी की बात कर रहा हूं, फीस कितना कितना पड़ता है देखो भाई, अलग अलग है सबके लिए। इंडियन रुपीस में 1100 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी, 550 रुपए फॉर ओबीसी। ST/SC के लिए कितना है? 275 रुपए। और PWD के लिए कितना है? 0, फ्री में ये भर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो हैंडीकैप होते हैं ना, वो लोग, इनके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है भाई। अपनी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उनसे वो सर्टिफाई करना होता है कि इतना % डिसेबिलिटी वाले को ही हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे, वो लोग बोलते हैं। ठीक है ना। आगे लैंग्वेज मीडियम के बारे में 2 बार बात कर चुका हूं मैं, इंग्लिश और हिंदी होता है। क्या चुनोगे आप एग्जाम में? एग्जाम में क्या चुनोगे जी? लैंग्वेज में इंग्लिश। अब चाहे तो हिंदी तुरंत बदल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अगला एग्जाम का टाइम अब तक जो होते आया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में,
2 शिफ्ट में होता है हमारा एग्जाम, एक मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा इवनिंग शिफ्ट। उसको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसको मॉर्निंग शिफ्ट बोलते हैं और इसको इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट होता है 9 से लेकर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, और यह शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक। ठीक, वो 2 शिफ्ट में होता है। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, दोनों में लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन आते हैं। फिर भी लोग जब उसको बराबर देखने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा बहुत एक पेपर थोड़ा सा उनको लगता है कि ये थोड़ा टफ है, और थोड़ा सा उनकी तुलना में थोड़ा सरल लगता है। मेरे को जहां तक लगता है कि दोनों सेम टाइप का रहता है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं जाते, इसलिए आपको आपका वाला बैच टफ लगता है। मुझे दोनों बैच लगभग समान लगते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट। चलो, इतने में किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन इतना। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें जल्दी। ठीक, बाकी सबको समझ में आ गया। अब क्या करूंगा मैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में ना सिलेबस को समझाऊंगा। सिलेबस को समझाने के लिए हमको कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए होगा, है ना? तो वीडियो के अगले पार्ट में किसकी बात करेंगे हम लोग? सिलेबस को लेकर के और क्वेश्चन पैटर्न मार्किंग सिस्टम को लेकर के बात करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल ही। हाँ जी, बताएं। सर लेक्चरर एग्जाम के लिए भी सेम सिलेबस रहता है क्या? नेट का एग्जाम मतलब नेट का ही पढ़ना पड़ता है क्या? कौन बोल रहे हैं? सरस्वती? जयंती बोल रही हूँ सर, जयंती बोल रही हूँ। जयंती पटेल? हाँ सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? लेक्चरर के लेक्चरर लिए एग्जाम के लिए भी हाँ नेट इतना का सारा ही पढ़ना। सिलेबस पढ़ना पड़ता है क्या? कौन से लेक्चरर के लिए? स्कूल? हाँ स्कूल लेक्चरर के लिए सर, वर्ग बिल्कुल 1 नहीं, वाले उसका के लिए। सिलेबस अलग है। उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है ना? तो हम लोग जैसे नेट का पढ़ रहे हैं तो उसमें उसका सिलेबस कवर होगा कि उसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा पूछ के? अलग देखो, मैं बता रहा हूँ। नेट जो हाँ। पढ़ रहे हो ना, उसका एक स्पेसिफिक अपना सिलेबस है नेट का। लेक्चरर का यस अलग सर। सिलेबस। तो कुछ हाँ, चीजें यस तो सर। टच हो जाएंगी, आ जाएंगी, लेकिन सब चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? और हाँ कोई जैसे दिक्कत? पहले आप बोले थे ना हाँ बोलो। कि जिसका नेट का ले रही हो सब्सक्रिप्शन, तो इसमें लेक्चरर एग्जाम का कवर हो जाएगा करके? कवर हो जाएगा, मैं बोला ना, कुछ तो कवर हो जाएंगी, लेकिन सब चीजें कवर नहीं हो पाएंगी आपकी। और अब देखिए, लेक्चरर का अगर पढ़ेंगे ना तो कम सिलेबस है, और नेट का ज्यादा सिलेबस है। और नेट का पूरा अगर पढ़ते हैं आप, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो आराम से कवर हो जाएगा वो। लेकिन पूरा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना आपको, बहुत ज्यादा टाइम की भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए, है ना? और लेक्चरर के लिए आपको थोड़ा शॉर्टकट पढ़ना है। यस सर। अगर आप मेरे नेट के जेनेटिक की बात करोगे तो जेनेटिक में ही 50-60 वीडियो होगा। यस सर। ठीक, जबकि मैं लेक्चरर में जो जेनेटिक का वीडियो लिया हूं वो 20-25 वीडियो में कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब समझ में आया कितना फर्क पड़ा? तो सर आप लेक्चरर का अलग से क्लास लेते हैं क्या? उसका क्लास होता है ना, अलग से होता है। तो उसकी बात नहीं करूंगी। हाँ, अभी इसके क्लास के बाद अभी बात कर लेना आप लोग इसके बाद। और किसी को इतने से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आज जो हमने देखा समझा? नहीं है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।